तो जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 3 तलाक के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 की आज शुरुआत करने वाले हैं हम। भाग 4 जो 36 से 51 तक है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, राज्य नीति निर्देशक तत्व क्या है। देखिए, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तो जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि देना कंपल्सरी था और सरकार उसे दे सकती थी। तो उस चीज़ों को मौलिक अधिकार में डाल दिया गया, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। और जो ऐसी चीज़ें जो सरकार देने में असक्षम थी, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, तो उस चीज़ों को सरकार उसे बाद में दे सकती है अगर चाहे तो इस चीज़ को नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया। लेकिन यह सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि वह देना चाहे या नहीं। इसमें आप कोई भी आंदोलन, कोई भी तरह का विवाद नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या है नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यह स्पेन का कानून है। इसको आयरलैंड ने लिया, आयरलैंड से भारत में आया। देखिए, जो सलाहकार थे BN राव, इसके सलाहकार थे, इन्होंने सलाह दिया। और KT शाह ने इसे चेक कहा था। चेक के समान, जैसे जिस प्रकार बैंक हमें चेक देती है, उसी प्रकार सरकार हमें नीति निर्देशक तत्व का अगर वह देना संभव होगा तो वह देगी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि यह लोक कल्याण के लिए है और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए है यह नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अब आर्टिकल की ओर ध्यान देते हैं। आर्टिकल 36 क्या कहता है। 36 कहता है राज्य की परिभाषा। राज्य का अर्थ होता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बिजली विभाग, एयर 36 आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। राज्य का अर्थ होता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बिजली विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो देखिए, इसका मतलब हुआ, देखिए आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पॉलिटी में राज्य का अर्थ बिहार, यूपी, गुजरात नहीं होता है। एक विभाग होता है, जैसे बिजली विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एक केंद्र सरकार, इस तरह का जो विभाग हुआ उसको राज्य बोला जाता है। चलिए आर्टिकल 37 देखते हैं कि न्यायालय में परिवर्तनीय और वाद नहीं, यानी देखिए न्यायालय में हम इसमें कोई भी किसी तरह का हाँ, चलिए देखते हैं कि जब अगर कोई भी इसका जो कानून है नीति निर्देशक तत्व का, अगर यह सरकार आपको नहीं देती है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं तथा आप किसी तरह का विवाद खड़ा नहीं कर सकते हैं। यह सरकार की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगी। अब है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। यह 3 तरह की न्याय देता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनैतिक न्याय। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 39, स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कि देखिए, स्त्री और पुरुष का जो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। देखिए, अगर कोई कार्य है जो स्त्री करती है, वही कार्य अगर पुरुष करता है, तो निश्चित है कि पुरुष जो है वो थोड़ा एडल्ट होते हैं, मतलब थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं महिला से, तो वो काम को थोड़ा ज़्यादा करेंगे, लेकिन दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। 39 के क में क्या कर रहा है, सामान्य न्याय। सामान्य न्याय दिया जाएगा सबको, निःशुल्क विधि सहायता, यानी निःशुल्क विधि मतलब कानूनी सहायता सबको निःशुल्क दी जाएगी। तो यह उस समय देना संभव नहीं था, इसीलिए इन सब कानूनों को नीति निर्देशक तत्व में डाला गया और धीरे धीरे करके इसे मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। जब सरकार को क्या हुआ कि ये लगा कि हाँ, अब हम यह कानून, यह
चीज़ जनता को देने में सक्षम है, तो यह वह दे दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। देखिए आर्टिकल 40 कहता है, आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत। देखिए जिस समय संविधान तैयार हुआ उसके कुछ समय बाद गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर में विवाद हो गया। गांधी जी ग्राम पंचायत के फेवर में थे, जबकि भीमराव अंबेडकर ने इसके फेवर में नहीं थे। तो इसका निर्णय हुआ कि ठीक है कि जिसको अगर अपने राज्य में अगर ग्राम पंचायत रखना होगा तो वह रख सकता है, लेकिन यह सभी के लिए कंपल्सरी नहीं बनाया गया, इसलिए इसको नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया। 2 अक्टूबर 1959 सबसे पहले राजस्थान में ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। तो चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 41 41। अनुच्छेद 41 में क्या कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता बुढ़ापा में, दिव्यांग को और शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप देखिए उस समय, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय तो खाने के लिए पैसा नहीं था, तो लोगों को पैसा देने के लिए कहाँ से आएगा? तो इसके लिए सरकार ने इसे नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया। और फिर जैसे जैसे देश में पैसा हुआ तो अब वृद्धा पेंशन दिया जाता है, दिव्यांगों को भी सरकारी सहायता दी जाती है और फ्री शिक्षा भी दिया जाता है। तो इसलिए इसको नीति निर्देशक तत्व में इन सब चीज़ों को डाला गया था कि जब यह सब चीज़ अगर देने में सरकार सक्षम होगी तो उस समय दे सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 42। न्यायसंगत मनोचित दशा, प्रसूति सहायता। यानी देखिए क्या है इसका अर्थ हुआ, प्रसूति सहायता का अर्थ होता है कि 2 बच्चों पर 3 मंथ बाद और 3 मंथ पहले से 2 बच्चों के लिए जो माँ होगी उसको क्या किया जाएगा? छुट्टी दिया जाएगा। न्याय संगत यानी सबके लिए न्याय संगत कानून होगा। महिला और पुरुष के लिए मनोचित दशा। और देखिए पुरुष को 15 दिन पहले और 15 दिन बाद छुट्टी दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में क्या है? निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज, न्यूनतम मजदूरी। देखिए किसी को भी हम कम से कम इतना पैसा ज़रूर देंगे, कोई भी कार्य करवाता है तो किसी को भी कम से कम इतना पैसा ज़रूर दे कि वह अपना क्या जीवन यापन कर सके, कम से कम उतना पैसा उसको ज़रूर देंगे। 43 के क में क्या कहता है कि कामगारों की भागीदारी। यदि हम कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी चलाते हैं तो उसमें हमको कामगारों की भागीदारी लेनी होगी। हमें किसी तरह का निर्णय सभी से लेकर करना होगा, किसी भी तरह का वाद विवाद। 43 के ख में कह रहा है सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिंग, यानी सबको एक साथ कार्य करना होगा, सबको एक साथ मिलजुल कर कार्य करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 41, 42, 43 को याद करने का तरीका है दमन। दमन द से हो जाएगा कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, म से मनोचित दशा और न से निर्वाह योग्य मजदूरी। आगे देखते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में है समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए फॉर्म सिविल कोड अभी नहीं आया है, लेकिन आएगा जैसे जैसे हमारा देश आगे जा रहा है। एक दिन सब कानून जो इसमें डीपीएसपी में है वह सारे क्या कर दिए जाएंगे? कंपल्सरी कर दिए जाएंगे। तो देखिए विवाह सभी के लिए समान, तलाक, वसीयत यानी संपत्ति, गोद लेना यानी कोई भी किसी मतलब एक तरह का इन सब जो चीज़ें हैं गोद ले सकते हैं आप। तो इन सब चीज़ों को
क्या है, सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में रखा गया है DPSP के तहत। तो गोवा ने इसे लागू कर दिया गया है, समान सिविल संहिता, सबके लिए समान सिविल संहिता होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, अगर किसी तरह की किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।